हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष भारतीय प्रस्तावना पर दिए गए अपने व्याख्यान के दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दिए गए अपने व्याख्यान के प्रथम भाग में मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित दर्शन के प्रथम 4 पहलुओं की व्याख्या प्रस्तुत की थी, अर्थात पॉपुलर सोवरेनिटी या जनसंप्रभुता और सोशलिज्म अर्थात समाजवाद, सेकुलरिज्म अर्थात पंथनिरपेक्षता तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म अर्थात प्रजातांत्रिक गणतंत्रवाद, इन 4 दार्शनिक पहलुओं की व्याख्या मैं अपने व्याख्यान के प्रथम भाग में कर चुका हूँ। अब इससे आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन के शेष 5 पहलुओं की व्याख्या मैं आज के इस व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। परंतु स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्धृत करना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Students and viewers, जो 5 दार्शनिक पहलू भारतीय संविधान के जिन पर आज मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, वे हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप अर्थात विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अर्थात प्रतिष्ठा या संस्तर और अवसरों की समानता तथा बंधुत्व या बंधुता, फ्रैटर्निटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन अर्थात राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन के इन 5 पहलुओं को भारतीय संविधान के उद्देश्य भी कहा जा सकता है। दे आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह प्रथम ऑब्जेक्टिव जो है वह है जस्टिस, न्याय। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, justice is the first virtue of a society and justice is soul of the state. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, न्याय किसी समाज का प्रथम सद्गुण है और न्याय राज्य की आत्मा है। राज्य की तुलना यदि शरीर से की जाए तो न्याय इसकी आत्मा है। जिस प्रकार से बिना आत्मा के कोई जीवित शरीर नहीं हो सकता, उसी प्रकार से बिना न्याय के कोई राज्य नहीं हो सकता। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट जस्टिस। और एक बात और मैं जो प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूँ कि इक्वालिटी इज सोल ऑफ जस्टिस। समानता न्याय का
बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। समानता न्याय की आत्मा है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, या कह लीजिए न्याय के 3 पहलुओं को उपलब्ध कराना चाहता है। ये न्याय के 3 पहलू हैं, न्याय के प्रकार नहीं। इन सभी पहलुओं से मिलकर न्याय बनता है, और जब न्याय के तीनों पहलू किसी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं तब उसे समाज में न्याय उपलब्ध होता है। न्याय का प्रथम पहलू है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। जिस अर्थ में सामाजिक न्याय भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहता है, उसका अर्थ है कि भारतीय संविधान यह चाहता है कि देश के नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, वर्ग या अन्य किसी आधार पर, जैसे कि जेंडर, लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। There will be no discrimination among the citizens of the country on the ground of caste, creed, religion, gender, etc. और इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की यह मंशा है कि भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान गौरव, समान प्रतिष्ठा या समान गरिमा प्राप्त हो। सोशल जस्टिस का मतलब यही होता है, इक्वल डिग्निटी टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द सोसाइटी। और जिन लोगों ने समाज में अपनी खराब सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की वजह से यह गरिमा खो दी है, उन लोगों को यह गरिमा पुनः प्राप्त कराना या ऐसे लोगों की गरिमा को पुनः बहाल करना, यही सामाजिक न्याय है। और इसी अर्थ में भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना चाहता है। अगर हम और आगे बढ़ें तो दूसरा पहलू जो न्याय का है वह है इकोनॉमिक जस्टिस, अर्थात आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में धन के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जीवन के हर क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे, और समाज के हर व्यक्ति को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए समान बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसी अर्थ में आर्थिक न्याय भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहता है। न्याय का जो तीसरा पहलू है वह है पॉलिटिकल जस्टिस, अर्थात राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अर्थात भारत के हर एक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार एंड equal rights and opportunities to each and every citizen of the country to participate in the political process of the country. भारत के प्रत्येक नागरिक को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करने के समान राजनीतिक अधिकार और समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
संक्षेप में कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस का तात्पर्य है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब इसके आगे बढ़ें तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव भारतीय संविधान का है वह है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अर्थात विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पर हमें स्वतंत्रता की अवधारणा को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मॉडर्न ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन लॉक और टॉमस हॉब्स ने जिस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है वह बहुत कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को प्रेरित करती रही है और इसका प्रभाव कुछ समझ में आता है, जैसे कि इसका प्रभाव संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में रहा हो। इसलिए विशेष करके मैं टॉमस हॉब्स द्वारा जो स्वतंत्रता की परिभाषा प्रस्तुत की गई है उसे मैं आपके समक्ष उद्धृत करना चाहूँगा। टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है कि लिबर्टी इज द नेचुरल राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज हिज ऑटोनॉमस विल अनरेस्ट्रेन्ड बाय मैन और गॉड। अर्थात स्वतंत्रता व्यक्ति द्वारा अपनी स्वायत्त इच्छा को अभिव्यक्त करने, स्वायत्त इच्छा के प्रयोग का प्राकृतिक अधिकार है जो कि मनुष्य और ईश्वर द्वारा अप्रतिबंधित हो। अर्थात मनुष्य एवं ईश्वर द्वारा अबाधित, अप्रतिबंधित व्यक्ति की अपनी स्वायत्त इच्छा के प्रयोग या अभिव्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार को स्वतंत्रता कहते हैं। परंतु स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं एक नोट ऑफ कॉशन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक्सट्रीम लिबर्टी न तो वांछनीय है और ना ही कोई राज्य और उसका संविधान प्रदान कर सकता है, लेकिन यह स्वतंत्रता की बहुत अच्छी अवधारणा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। और इन मॉडर्न फिलोसोफर्स ने हर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को, हर मॉडर्न स्टेट को प्रेरित किया है। इसलिए मैंने स्वतंत्रता की यह परिभाषा जो टॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत की है आपके समक्ष प्रस्तुत की। अब साधारण शब्दों में जिस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को प्राप्त कराना चाहता है, वह विचार करने और व्यवहार करने की, अर्थात प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार विचार एवं व्यवहार करने की छूट ही स्वतंत्रता है। इसी अर्थ में भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को लिबर्टी या स्वतंत्रता उपलब्ध कराना चाहता है।
अपनी इच्छा के अनुसार विचार एवं व्यवहार करने की छूट का तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी इच्छा से ऐसा विचार करें और फिर उस विचार की ऐसी अभिव्यक्ति करें, ऐसा व्यवहार करें, व्यवहार भी विचार की अभिव्यक्ति है, जिससे देश की एकता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, समाज की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, देश के न्यायालयों की अवमानना हो। ऐसा व्यवहार और ऐसा विचार करने की छूट हमारे संविधान ने नहीं प्रदान की है। अगर हम आगे संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका अनुशीलन करें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या युक्त प्रतिबंध हर प्रकार की स्वतंत्रता पर आरोपित किए गए हैं। तो इन युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, इनका ध्यान रखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार विचार एवं व्यवहार करने की छूट ही वह स्वतंत्रता है, उस प्रकार की स्वतंत्रता है जो भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना चाहता है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो लिबर्टी है वह कई प्रकार की फ्रीडम्स का कंबाइंड इफेक्ट है। लिबर्टी इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेवरल फ्रीडम्स। अगर गणित की भाषा में कहें तो अगर हम एक फ्रीडम को F1 कहें, दूसरी को F2 कहें, तो लिबर्टी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एट्सेट्रा। अर्थात अनेक प्रकार की स्वतंत्रताओं के संयुक्त प्रभाव को लिबर्टी कहते हैं। भारतीय संविधान ने 5 प्रकार की लिबर्टी की बात कही है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। अर्थात युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय संविधान सोचने और विचार करने की लिबर्टी या स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वयं के अंतर्मन को, स्वयं के पोटेंशियल को, आंतरिक शक्ति को, आंतरिक विचारों को युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहता है। और इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विचार पर, किसी भी प्रकार की विचारधारा पर विश्वास करने, किसी भी प्रकार के धर्म का अवलंबन करने, किसी भी प्रकार के धर्म को मानने, स्वयं की इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म का अवलंबन करने, किसी भी प्रकार के धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को प्राप्त कराना चाहता है और प्राप्त कराता है। तथा किसी भी प्रकार की उपासना या पूजा पद्धति को अपनाकर अपने ईश्वर की पूजा करने और अपने सत्य को प्राप्त करने की छूट की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना चाहता है। यह भारतीय संविधान की मंशा है जो प्रस्तावना
के इस उद्देश्य से स्पष्ट है। और मैं अपने इसके पहले के व्याख्यान में बता चुका हूं कि दिस लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इज सेकुलरिज्म दैट आवर कंट्री practices, that the Constitution of India establishes। अर्थात विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, यही पंथ निरपेक्षता है जो भारतीय संविधान की मंशा है स्थापित करने की, और जो भारतीय संविधान स्थापित करता है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो भारतीय संविधान का है वह है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात संस्तर या प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। समानता का तात्पर्य यह है कि भारत राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति समूह को या व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार या उसको विशिष्ट सम्मान, उसको किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यह भारतीय संविधान की मंशा है। There will be no privileges for any class or section of the society, for any individual of the society, and all the individuals of the Indian state will be treated on par। सभी भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत के सभी नागरिकों को एक समान प्रतिष्ठा वाला माना जाएगा, उनको उनके साथ एक समान बर्ताव किया जाएगा, उनका स्टेटस एक समान होगा, सबका संस्तर, सबकी प्रतिष्ठा एक समान होगी। यह भारतीय संविधान की मंशा है। और जीवन के हर क्षेत्र में सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में, नौकरियों में और जीविका कमाने के लिए सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। विधि के समक्ष सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। हर एक नागरिक विधि के समान, विधि के समक्ष समान होगा, बराबर होगा। Status of each and every individual will be the same before the law, that is equality before law, जो कि आगे चल करके संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त है, प्रदान की गई है। अब जो अंतिम दो उद्देश्य हैं, यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ मैं विद्यार्थियों एवं दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि हमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ना और समझना चाहिए। कुछ इसी तरह से इन अंतिम दो उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि promoting among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1945 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। अर्थात भारत के लोगों के मध्य
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम भारत के लोग इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दोनों फ्रैटर्निटी को, यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को जिस रूप में लिखा गया है उसमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही गहराई के साथ ध्यान देकर इसको समझने की आवश्यकता है। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से एक साथ रखा गया है और तभी इनका अच्छा अर्थ और उचित अर्थ हम निकाल पाएंगे अगर इनको एक साथ हम इस पूरे फ्रेज को promoting among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, अर्थात व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो नोटवर्दी है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों एवं दर्शकों, यहाँ पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, किस प्रकार से बंधुता, बंधुत्व या फ्रेटर्निटी व्यक्ति की गरिमा को और तदोपरांत राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करती है, यह बात समझना बहुत आवश्यक है। ऐसी फ्रेटर्निटी को, ऐसी बंधुता को, ऐसे बंधुत्व को भारतीय संविधान बढ़ाने की मंशा रखता है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करती हो। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए ऐसी बंधुता को, ऐसी फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहता है संविधान जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करती है। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने की मंशा रखता है भारतीय संविधान। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही जोर दे करके इस पर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। इसी अर्थ में इसको समझना चाहिए, तभी हमें उचित अर्थ प्राप्त होगा और हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि किस रूप में, किस अर्थ में भारतीय संविधान फ्रेटर्निटी को भारतीय नागरिकों के मध्य प्रमोट करना चाहता है। विद्यार्थियों, दर्शकों, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट।
संविधान संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। किसी भी देश का संविधान संस्कृति से संबद्ध होता है, संस्कृति से प्रेरणा लेता है, संस्कृति का संपोषक होता है, संस्कृति का संवर्धक भी होता है, और वह संस्कृति से प्रेरित अवश्य होता है। और भारतीय संविधान इसकी पुष्टि भी करता है और इसका अपवाद नहीं। भारतीय संविधान भी संस्कृति संबद्ध है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नो एक्सेप्शन टू दिस थिंग। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ संविधान ऐतिहासिक विकास या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की भी परिणति होता है। इतिहास का भी प्रभाव पड़ता है हर संविधान पर। तो भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के शिल्पी बड़े मनीषी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के मूल्य ये 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से अनुप्रेरित हैं, लेकिन बिल्कुल इम्पोर्टेड सेंस में इन वैल्यूज को हमारे संविधान में समाविष्ट नहीं कराया गया है। याद रखिए, हमारी अपनी संस्कृति में भी ये मूल्य रहे हैं। और अभी मैं कुछ एक उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें भारतीय संविधान को भारतीय संस्कृति से संबद्ध करके देखना होगा, तभी इसका उचित अर्थ हम लगा पाएंगे, इसकी उचित व्याख्या कर पाएंगे। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीफेस में ही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मॉडर्न धर्मशास्त्र। संविधान आधुनिक धर्मशास्त्र है। पुराने समय में जैसे धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन शैली निर्मित होती थी और धर्मशास्त्र जीवन के हर पहलू को निर्देशित करते थे, जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करते थे, उसी प्रकार आधुनिक समय में संविधान जीवन शैली को निर्देशित करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। एक ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्द हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मॉडर्न धर्मशास्त्र। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों ने, जो हमारी संस्कृति का भाग हैं, अभिन्न अंग हैं, प्राचीन ग्रंथों ने, उपनिषदों ने भी भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को अनुप्रेरित किया है। और आज मैं चाहता हूं कि हम इसे भारतीय संस्कृति के आधार पर किस प्रकार से भारतीय संस्कृति ने अनुप्रेरित किया है समानता को, बंधुत्व को, इसको हम समझें। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, समानता और बंधुत्व में बहुत अंतरंग संबंध है। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, they are very closely related, and I will say that fraternity is byproduct or upshot of equality. And then this fraternity ensures the dignity of the individual and unity and integrity of the nation.
बंधुत्व या बंधुता या अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी या इक्वलिटी या समानता का परिणाम है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने समान मानते हैं, अपने बराबर का मानते हैं, तभी हम उसके साथ अपने भाई या बहन जैसा व्यवहार कर सकते हैं। फ्रैटर्निटी का तात्पर्य है ब्रदरली और सिस्टरली फीलिंग ऑफ अटैचमेंट। बंधुत्व या बंधुता का निहितार्थ है दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भाई या बहन जैसी आसक्ति का एहसास, फीलिंग ऑफ brotherly or sisterly attachment to the other people is fraternity। तो दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भाई या बहन जैसी आसक्ति या लगाव का एहसास कैसे होगा, यह बंधुता कैसे बढ़ेगी, कैसे उत्पन्न होगी। ध्यान रखिए, हमारा भाई हमारी बहन ये हमारे इक्वल्स हैं, हमारे समान हैं। जब हम अन्य व्यक्तियों को अपने समान मानेंगे तभी उनके प्रति बंधुत्व या बंधुता का एहसास हमारे हृदय में, हमारे मन मानस में उपजेगा, तभी फ्रेटर्निटी या बंधुता बढ़ेगी। अब यहाँ पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि मानने के लिए जानना आवश्यक है। पहले जाना तब माना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें यह ज्ञान होना आवश्यक है कि हम एक समान हैं, और हमें इस बात से कायल होना आवश्यक है कि हम वाकई एक दूसरे के समान हैं। यहाँ पर मैं भारतीय संस्कृति का और भारतीय प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर के इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमने बताया भारतीय संविधान भी संस्कृति संबद्ध है। हर संविधान संस्कृति संबद्ध होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पर एक चाणक्य नीति से एक श्लोक उद्धृत करूंगा और दूसरा ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद से एक श्लोक उद्धृत करूंगा जो भारतीय संस्कृति के अंग हैं, और इनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम सब किस प्रकार से एक समान हैं, और तब हम हर दूसरे व्यक्ति को अपने समान मान सकते हैं, और तब बंधुता बढ़ेगी। तो यह पहला श्लोक जो चाणक्य नीति से है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है श्लोक की, इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः।
जो सभी प्राणियों को आत्मवत देखता है, स्वयं जैसा देखता है, एज वंस ओन सेल्फ, वही ज्ञानी है। तो यह ज्ञान हमारे अंदर होना आवश्यक है, हमें यह जानना आवश्यक है, तभी हम मान पाएंगे कि कैसे हर व्यक्ति समान है, और तभी हम दूसरे व्यक्ति को भाई या बहन जैसा मान पाएंगे, उसको रिगार्ड कर पाएंगे, तभी फ्रेटर्निटी या बंधुता बढ़ेगी। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता, जो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत् स्वयं के समान देखता है, वही ज्ञानी है, बाकी सब मूर्ख हैं। अब यह दृष्टि कैसे पैदा हो, इसके लिए आत्मवत् सबको देखने की दृष्टि कैसे पैदा हो, इसके लिए मैं ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद का एक श्लोक उद्धृत करना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आई रिपीट, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। विद्यार्थियों, दर्शकों, इसका अर्थ मैं बताने का प्रयास करता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। जो सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, यह इतने भाग का अर्थ है। जो सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, ततो न विजुगुप्सते, उसे किसी से विजुगुप्सा या घृणा नहीं होती। फिर एक बार ध्यान दीजिए, जो सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, सर्वाणि भूतानि में द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया कर्म को का अर्थ निकलता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है। और आगे सर्वभूतेषु चात्मानम, भूतेषु में सप्तमी विभक्ति है, सभी प्राणियों में का अर्थ निकलता है सप्तमी विभक्ति में। जो सभी प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, उसे किसी से विजुगुप्सा या घृणा नहीं होती। जो सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और सभी प्राणियों में आत्मा को ही देखता है, उसे किसी से घृणा नहीं होती। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं से घृणा नहीं होती, और सभी व्यक्तियों को लगभग अपनों से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपनों से बहुत लगाव होता है, कम घृणा होती है, नहीं होती है ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन स्वयं से किसी को घृणा नहीं होती। तो जब आप सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखेंगे, इसका तात्पर्य है कि अपनी आत्मा में देखिए कि सभी प्राणी बिल्कुल वही हैं, वैसे ही हैं। स्टडी दाई सेल्फ वर्चुअस, स्वयं का अध्ययन करिए और ज्ञानी हो जाइए, सद्गुणी हो जाइए। हेराक्लाइटस का सूत्र भी इसी तरफ संकेत करता है। जो सभी व्यक्तियों को आत्मा में ही देखता है और सभी व्यक्तियों में आत्मा को ही देखता है, अन्य व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों में उनके चेहरे को, उनके रंग को, उनके रूप को, उनकी जाति को, उनके धर्म को नहीं देखता। सभी व्यक्तियों में आत्मा को ही देखता है।
तो वह सबको स्वयं जैसा पाता है और फिर उसे किसी से घृणा नहीं होती। तो यह ज्ञान और इस ज्ञान से सेटिस्फाइड होना, कायल होना, संतुष्ट होना आवश्यक है। सबको बराबर समझने के लिए, एक समान समझने के लिए पहले जानो तब मानो। जब हम यह जान जाएंगे कि सभी व्यक्तियों में वही आत्मा है, उसी प्रकार की आत्मा है और यह आत्मा उसी परमेश्वर का अंश है, तो फिर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे से कोई घृणा नहीं होगी। वह दूसरे को अपने समान समझेगा, आत्मवत समझेगा और अपने समान समझेगा और तब इस समानता का परिणाम होगा, इस समानता का व्यवहार में अनुप्रयोग करेगा व्यक्ति और वह व्यवहार में दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। उसके व्यवहार में दूसरों के प्रति समानता अभिव्यक्त होगी। वह दूसरों को अपने समान समझेगा, अपने बराबर समझेगा और तब इससे बंधुता का विकास होगा। तभी वह दूसरों को अपने भाई और बहन जैसा मान पाएगा, जबकि वह पहले जान जाएगा कि हम एक समान हैं। और जब हम हर दूसरे व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, रूप, रंग, वर्ग, क्षेत्र, इस सब से कोई मतलब नहीं। सर्वभूतेषु आत्मानं, सभी प्राणियों में आत्मा को ही देखेंगे तो जाति, धर्म, रूप, रंग, नस्ल, भेद ये सब समाप्त हो जाएंगे और कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा, किसी से हमें घृणा नहीं होगी, सब एक समान हमारी दृष्टि में होंगे। तब बंधुता बढ़ेगी और यह बंधुता राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करेगी, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करेगी। क्योंकि जब हम यह जान जाएंगे और इस तथ्य से कायल हो जाएंगे कि हम सब एक समान हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति को अपने ही समान गरिमापूर्ण मानेंगे। उसकी डिग्निटी हमारी डिग्निटी में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं होगा। हम उसको अपने स्टेटस का मानेंगे, उसकी डिग्निटी और हमारी डिग्निटी एक जैसी होगी। हम हर दूसरे व्यक्ति को गरिमा प्रदान करेंगे, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही वह दूसरा भी है। तब बंधुता बढ़ेगी और इस बंधुता से राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होगी। क्योंकि फीलिंग ऑफ अटैचमेंट तभी होगा। बंधुता है क्या? फीलिंग ऑफ ब्रदरली एंड सिस्टरली अटैचमेंट। तो जब फीलिंग ऑफ ब्रदरली एंड सिस्टरली अटैचमेंट हम महसूस करेंगे हर दूसरे व्यक्ति के लिए, तो राष्ट्र की एकता स्वभावतः बढ़ेगी और फिर इससे जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र के झगड़े भी कम हो जाएंगे और इससे राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित होगी। तो विद्यार्थियों, इसलिए मैंने बहुत जोर देकर इस बात को अपनी संस्कृति से और भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान भंडार से चीज़ों को उद्धृत करके आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित हुए हैं और इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। और आपको अब स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारे संविधान शिल्पी कितने बड़े मनीषी थे, कितने समझदार थे और कितने ज्ञानी थे। हमें केवल यही नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो निहित मूल्य हैं वो इम्पोर्टेड हैं और बस वो प्रेरित हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नहीं, इनका आधार हमारी अपनी संस्कृति भी है। यहाँ पर एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, जो कि कहा जाता है सत्य है, उसको मैं उद्धृत करना चाहूँगा। एक बार शंकराचार्य जी बनारस में गंगा स्नान करके अपने सोने के लोटे में जल लेकर, गीले कपड़ों में गीले बदन, गंगा से निकलकर आ रहे थे। तभी सामने देखा कि एक भंगी पाखाना साफ करके अपना मिट्टी का वह मटका जिसमें वो पानी भरकर पाखाना साफ करता है, उसे लेकर गंगा की तरफ से धोने और स्नान करने बढ़ रहा है। दूर से ही शंकराचार्य जी ने कहा, ए, दूर हट जाओ भाई, दूर हट जाओ, मुझे छूना नहीं, बहुत दूर से निकलो। भंगी बहुत ही अपमानित महसूस किया उसने, वह आहत हुआ और उसने पंडित जी से प्रश्न कर दिया। प्रश्न यह था कि पंडित जी, जो आपका यह स्वर्ण कलश है, इसके भीतर जो रिक्त स्थान है और मेरे मिट्टी के बर्तन में जो रिक्त स्थान है, दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? शंकराचार्य जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं, जो हमारे सोने के लोटे के भीतर रिक्त स्थान है और जो आपके मृदा घट के भीतर, मिट्टी के घड़े के भीतर रिक्त स्थान है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। तो भंगी ने कहा, तो आपके भीतर जो आत्मा है और जो मेरे भीतर आत्मा है, इन दोनों में क्या फर्क है? शंकराचार्य जी ने कहा, कोई फर्क नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर ये कैसी विजुगुप्सा, कैसी घृणा? कहते हैं इसी दिन से शंकराचार्य ने उस भंगी को अपना गुरु मान लिया। और ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है कहीं कहीं कि जैसा कि मेरे गुरु भंगी ने कहा। तो विद्यार्थियों, इस बात पर मैंने बहुत जोर दिया कि इन दोनों चीज़ों को, promoting among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, इसको एक साथ इसका अर्थ लगाना चाहिए। इन तीनों में बहुत अधिक संबंध है। और साथ ही साथ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें भी बहुत अंतरंग संबंध है, क्योंकि फ्रेटर्निटी इज अपशॉर्ट ऑफ इक्वालिटी। जब तक हम दूसरे को एक समान नहीं मानेंगे, अपने समान, तब तक उससे बंधुता नहीं रख पाएंगे, उससे भाई जैसा व्यवहार नहीं। भाईचारा का मतलब भाई जैसा आचार व्यवहार करें उसके साथ। ऐसा हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम यह नहीं जान जाते। पहले जानना जरूरी है, तब आदमी मानता है कि हम सब एक समान हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों में और एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, इन तीनों चीजों में भी बहुत गहन संबंध है। मैंने पहले ही बताया कि जस्टिस इज वैल्यू सिंथेसिस। जस्टिस तीन मूल्यों का संश्लेषण है, जो आधुनिक मूल्य हैं, 3 मॉडर्न वैल्यूज। जस्टिस इज इक्वल टू लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी, संक्षेप में हम कह सकते हैं। और इक्वलिटी और लिबर्टी, इन दोनों में बहुत अधिक संबंध है। इनफैक्ट इक्वलिटी इज प्री कंडीशन टू लिबर्टी।
विद्यार्थियों एवं दर्शकों यह बात बड़े ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि लिबर्टी या स्वतंत्रता ही मौलिक मूल्य है जिसे प्राप्त करने की जद्दोजहद सारे आधुनिक देशों ने की है और हमारा संविधान भी उसे प्राप्त करने की जद्दोजहद करता है और इसे सुनिश्चित करना चाहता है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त कराना चाहता है, उपलब्ध कराना चाहता है। मौलिक मूल्य, सबसे बड़ा मूल्य तो स्वतंत्रता ही है, लिबर्टी ही है। लेकिन स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इक्वलिटी आवश्यक शर्त है। प्रकृति ने हमें स्वतंत्र बनाया है, इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या भी करेंगे। लेकिन प्रकृति ने सभी को एक समान नहीं बनाया है। समानता प्राकृतिक तथ्य नहीं है, जबकि स्वतंत्रता प्राकृतिक तथ्य है। इसीलिए कहा जाता है कि लिबर्टी इज डिस्क्रिप्टिव एंड इक्वलिटी इज प्रेस्क्रिप्टिव। लिबर्टी इज व्हाट इज एंड इक्वलिटी इज व्हाट ऑट टू बी। लिबर्टी सत्य है, यथार्थ है, विवरणात्मक है, वर्णनात्मक है। लिबर्टी यथार्थ है, सत्य है, प्राकृतिक है। उसकी हम केवल व्याख्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन इक्वलिटी प्राकृतिक नहीं है। इक्वलिटी प्रेस्क्रिप्टिव है, निर्देशात्मक है। इक्वलिटी का निर्देश संविधान देता है जिससे कि लिबर्टी का मौलिक मूल्य प्राप्त किया जा सके। अगर और सरल भाषा का प्रयोग करें तो प्रेस्क्रिप्शन मीन्स नुस्खा होता है। जिस प्रकार से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि आप ये दवाई सुबह, ये दवाई दोपहर में, दवाई शाम को गर्म पानी से खा लीजिएगा और आपको बुखार से या अमुक रोग से मुक्ति मिल जाएगी, आप इस रोग से स्वतंत्र हो जाएंगे। उसी प्रकार इक्वलिटी इज द प्रेस्क्रिप्शन टू अटेन टू अचीव लिबर्टी। उसी प्रकार से समानता, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संविधान द्वारा बताया गया, लागू किया गया प्रेस्क्रिप्शन है। इक्वलिटी इज प्रेस्क्रिप्टिव। और विद्यार्थियों, दर्शकों, इक्वलिटी प्री कंडीशन है स्वतंत्रता प्राप्त करने की। समानता पूर्व शर्त है, बिना समानता के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए भारतीय संविधान में, देखिए मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पुराने धर्मशास्त्र लिखे गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि महत्व के घटते क्रम में चीज़ों को लिखा गया है। हमको तो लगता है कहीं कहीं हमारा संविधान भी कुछ ऐसे ही ढंग से सोच समझ कर लिखा गया है। पहले इक्वलिटी का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया। उसके पश्चात अनुच्छेद 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है, क्योंकि इक्वलिटी प्री कंडीशन है। यह हमारा अपना मत है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो इक्वलिटी इज प्रेस्क्रिप्टिव, लिबर्टी इज डिस्क्रिप्टिव। इक्वलिटी इज प्री कंडीशन टू लिबर्टी। एक और मैं अगर साधारण सा उदाहरण आपके सामने रखूं, मान लीजिए आपके घर में एक नौकर है, तो वह नौकर क्या स्वतंत्र है कि कभी भी किचन में चला जाए और कुछ भी निकाल कर खा ले? क्या वह नौकर इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जाकर के आपके बिस्तर पर सो जाए? क्या नौकर वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि कभी भी रिमोट उठाकर आपके टेलीविज़न में कुछ भी देखने लगे अपने मन का? क्या वह नौकर स्वतंत्र है कि आपके सोफे पर आपके बगल में बैठ जाए? नहीं। नौकर को यह स्वतंत्रता क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको अपने बराबर का नहीं मानते, उसको आप अपना इक्वल नहीं मानते, उसको अपना इक्वल नहीं ट्रीट करते, उसको अपने बराबर का नहीं आप
ट्रीट करते, उसके साथ अपने बराबर का बर्ताव नहीं करते। लेकिन आपका भाई, आपकी बहन कभी भी किचन में जाकर वो स्वतंत्र है कुछ भी खाने के लिए, वो उस सोफे पर बैठने के लिए स्वतंत्र है जिस पर आप बैठते हैं, आपके बगल में आपको धकेल कर। वो उस बिस्तर पर जाकर सोने के लिए स्वतंत्र है। वो आपका शर्ट पहन लेगा उठा करके, आपको उससे कोई घृणा नहीं होगी। अगर आपके बराबर का है तो आपका शर्ट पहन लेगा, आपका कोट पहन लेगा, आपके साथ खाना खाने लगेगा। तो आपका भाई और आपकी बहन क्यों स्वतंत्र हैं? क्योंकि वो आपके इक्वल हैं। आप उनको अपना इक्वल ट्रीट करते हैं। तो विद्यार्थियों, दर्शकों, इक्वलिटी और लिबर्टी में यही संबंध है। विदाउट इक्वलिटी देयर कैन बी नो लिबर्टी। इक्वलिटी इज प्री कंडीशन टू लिबर्टी। तो विद्यार्थियों, मैंने अपने इस भारतीय संविधान पर दिए गए व्याख्यान में भारतीय संविधान के आमुख में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित दर्शन के जो शेष 5 बिंदु थे, 5 पहलू थे, उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। और इस वीडियो को देखकर, मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनकर आप लाभान्वित अवश्य होंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका इसी प्रकार का मार्गदर्शन और इसी प्रकार का लाभ मैं करवाता रहूँगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।